देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो बच्चे, जो थियोरेटिकल पोर्शन था वो तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, बट अब जो पोर्शन है जो मेनली एग्जामिनेशन में आता है, जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है या फिर जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने 9th क्लास में नहीं पढ़े थे, उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि वही टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो कुछ टर्म्स हैं बच्चे जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है किसी एक एटम का, और जिस तरीके से हम अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराते हैं, बॉम्बार्ड मतलब कि अल्फा पार्टिकल फेंकते हैं इन एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अल्फा पार्टिकल ये आ रहे हैं, तो अब इनका पाथ या इनकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी? अब देखो अच्छा, ट्रेजेक्टरी क्या होता है इसके बारे में हमने 11th क्लास में आपको बताया था। ट्रेजेक्टरी क्या होता है? किसी चीज़ का पाथ होता है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस है ये हमारा, अब ये अल्फा पार्टिकल है, ये आ रहे हैं, किस तरीके से जाएंगे? देखो अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल दूर से जाएगा, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर से जाएगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, और एक्चुअली क्या न्यूक्लियस पास पास नहीं होते, क्योंकि मान लो ये न्यूक्लियस है और ये कंप्लीट एक एटम है, जैसे कंप्लीट एटम है, यूँ ये एक एटम है, और मैं भले ही इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को मिटा देता हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ दूरी पे न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ एक न्यूक्लियस होगा, ये पूरे एक एटम होगा, फिर एक न्यूक्लियस होगा, एक एटम होगा। तो अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो उसका पाथ कैसे होगा? जो अल्फा पार्टिकल दूर से जाएगा वो सीधे सीधे जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा, सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि वो दूर से जा रहा है तो उस पर कोई खास असर अल्फा पार्टिकल की वजह से नहीं होगा, रिपल्शन वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव नेचर का होता है, तो कोई असर नहीं होगा। ठीक है। या फिर जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है, जैसे बहुत दूर से है तो सीधा सीधा चला जाएगा, थोड़ा रिलेटिवली पास से, मतलब जैसे मान लो जा रहा है रिलेटिवली पास से, तो अगर ये जाएगा तो उसमें हो सकता है थोड़ा डेविएशन हो जाए, ऐसे ऐसे चले जाए। अब इसमें इसका जो पाथ है वो इस तरीके का कुछ पाथ है, तो इसमें कितना डेविएशन हुआ या कितना स्कैटरिंग हुई, ये कैसे मेजर करें? देखो बच्चे, पहले ये ऐसे जा रहा था, अब कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, तो इसमें एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा। कितना एंगल बनेगा? ये देखो, इतने एंगल से वो स्कैटर कर गया, सीधे सीधे गया और यहाँ चला गया। जो पार्टिकल जितना पास से जाएगा उसमें स्कैटरिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब इस पर उतना ही असर होगा। ठीक है। जैसे ये अल्फा पार्टिकल और पास से है तो ये जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा रिबाउंड हो जाएगा ऐसे। अब इसका एंगल काफ़ी ज़्यादा बनेगा। कैसे बनेगा? इसका एंगल कैसे मेजर करोगे बताओ बच्चे? एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैसे मेजर करेंगे? कितना होगा एंगल इसका? सर इसका ये लूँ, ये नहीं पूरा, शाबाश बच्चे, वेरी गुड। इसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग पूरा होगा। जैसे मान लो ये है हमारा, ये पूरा का पूरा, अगर ये बेंड नहीं होता तो सीधा जाता है, ऐसे जाता, और अब ये ऐसे जा रहा है तो इसमें स्कैटरिंग क्या हुई? इतनी ज़्यादा हुई। जो बिल्कुल हेड ऑन आएगा, हेड ऑन मतलब सीधा सीधा स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, वो तो बिल्कुल ही बेंड कर जाएगा, ऐसे सीधे जाके वापस आ जाएगा, मतलब 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। कैसे? ऐसे गया और ऐसे आ गया, मतलब आगे गया और पीछे आ गया, तो इसमें कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। तो ठीक ऐसे ही अच्छे, ऐसे भी हम इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक, ये डायग्राम तो ये कुछ दिखाता है कि जब अल्फा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड कराते हैं तो किस तरीके से उनके पाथ होते हैं, ये ट्रेजेक्टरी होती है। तो उनकी जो ट्रेजेक्टरी होती है ये डिपेंड करती है कि वो अल्फा पार्टिकल कितनी दूर से जा रहा है। इधर देखो बच्चे, अब ये जो दूर से जा रहा है इसको हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं बच्चों? इम्पैक्ट पैरामीटर। अब जैसे मान लो इधर देखो बच्चे, इधर देखो, अब ये जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं, तो इस कितनी दूरी से जा रहे हैं? न्यूक्लियस के सेंटर से इतनी दूरी से जा रहे हैं, तो इस अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इतना होगा। मतलब ये जितना ज़्यादा दूर से जाएगा, अब हिंदी में तो आप कहोगे दूर से जाएगा, बट फिजिक्स में इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब कितना अच्छा उसका इम्पैक्ट है। अगर इसका इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत दूर से जा रहा है वो, तो स्कैटरिंग कम होगी। इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो ये टर्म यूज़ करते हैं, बट इसको ना हम टेक्निकल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें इम्पैक्ट पैरामीटर को, तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है बच्चों। जब हम इम्पैक्ट पैरामीटर को डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस।
अब ये क्या है बच्चे, इसको अभी फिलहाल इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग नोट्स वोट्स में पढ़ ही लोगे, जब याद करोगे तो पढ़ ही लोगे, इतना टेंशन नहीं है बच्चे, वो याद करोगे, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, देखो बच्चे अब जान लो, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है, ये देखो ये अल्फा पार्टिकल है, ये ऐसे कोई अल्फा पार्टिकल है, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, ये देखो ऐसी, और फाइनल वेलोसिटी कैसी है, ऐसी। इनिशियल मतलब पहले की और फाइनल मतलब बाद की। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कैसा है, ऐसा यूँ जा रहा है ना, और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में और इसमें परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है बेसिकली, इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर मैं लिख देता हूँ बच्चे, बट आप तो वैसे ही समझ गए, देख के पिक्चर देख के समझ गए हो। तो इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये होता है बच्चे डेफिनेशन, ठीक है बच्चे। हमारे तो देखो हमारा मेन काम डेफिनेशन नहीं है, आप लोग मेन काम तो देखो बच्चे मेन मुद्दा समझ गए, क्योंकि डेफिनेशन तो फिर भी आप याद करके लिख सकते हो। आपको फिगर के हिसाब से समझ में आ गया ना बच्चे, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। अब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हुआ, ये हुआ। ये यहाँ से आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हुआ, ये हुआ। जितनी ज़्यादा दूर से जाएगा उसका इम्पैक्ट पैरामीटर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यही सिर्फ चीज़ होती है। अब इसमें एक खास बात है, अच्छा आप ऑब्जर्व करो, जो जितनी ज़्यादा दूरी से जाता है, जो अल्फा पार्टिकल जितनी ज़्यादा दूरी से जाता है उसमें स्कैटरिंग उतनी ही कम होती है। तो हम कहते हैं ज़्यादा दूरी से जाता है, मतलब जो ज़्यादा दूरी से जाएगा उसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। बस ये एक रिजल्ट है बच्चे। और इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत कम है, जैसे ये मिनिमम है तो स्कैटरिंग 180 डिग्री मैक्सिमम होगी, बस ये है। तो ये बस कुछ रिजल्ट्स हैं, हमको ध्यान रखने। बच्चे एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पर जब स्टडी की जा रही थी एटम के बारे में, तो ये भी कोशिश की जा रही थी कि न्यूक्लियस का साइज क्या है ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही थी। एक्चुअल में क्या है कि देखो बच्चे, जैसे मान लो एक अल्फा पार्टिकल है, जब हम उसको बॉम्बार्ड या थ्रो करते हैं, अगर वो हेड ऑन जाता है, हेड ऑन मतलब सीधा सीधा जाता है, हेड ऑन कोलाइड करने जा रहा है, तो जब वो टूवर्ड्स न्यूक्लियस मूव करेगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो जैसे से इसके पास जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होता है और अल्फा पार्टिकल का नेचर पॉजिटिव होता है, और गोल्ड न्यूक्लियस भी, इसका नेचर भी कैसा होता है, पॉजिटिव। जैसे कि हमको पता है, जेड ही बताते हैं बच्चे, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। अब एक्चुअली क्या है कि इस पे अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है और गोल्ड न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, ये भी हम बता देते हैं। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उस पर +2e चार्ज होता है। अब +2e क्या होता है, -e क्या होता है, +e मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव, और -e मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -e होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसे कितने, +e। e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, e मतलब नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव मतलब प्लस। समझ में आ रहा है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसे -e बोलते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते थे, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसे +e बोलते हैं। अब इसमें 2 प्रोटॉन है तो इस पर कितना चार्ज हुआ, +2e। अब जो गोल्ड का न्यूक्लियस होगा बच्चे, देखो बच्चे गोल्ड के न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो कई सारे प्रोटॉन्स होंगे, तो करीब 79 नंबर प्रोटॉन्स होते हैं, अभी हम देखेंगे एक बार। तो Z होता है एटॉमिक नंबर, हमने पढ़ा है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पता है ना बच्चों आप लोगों को, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो कितने प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना हुआ, E हुआ, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, Ze या +Ze। जैसे मान लो गोल्ड न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, 79, तो उसका चार्ज कितना हुआ, 79e +79e। E मतलब चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, और कितने हैं, 79 है। तो मैंने 79 अभी मेंशन नहीं किया, मैंने Z मेंशन किया है। Z का मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर होता है, वही होता है। हाँ, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया। तो ये अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आएगा, आते 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 एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, क्यों स्टॉप होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम ये पास जा पाएगा इसके सेंटर से सेंटर की दूरी, इसे कहेंगे डिस्टेंस
ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब कितना नजदीक जा पाया उस दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक्सप्रेशन करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए कि कितनी दूरी तक जा पाएगा। अब देखो बच्चे, हम आप लोग यहाँ पर हम जब ये बात कह रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड स्लो हो रही है क्योंकि इस पर रिपल्शन लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बट एक्चुअली इसको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। मैंने आपको कई बार बता रखा है, किसी भी फिनोमेना को स्टडी करते हैं तो फोर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हम ये कहेंगे जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो जब यहाँ देखा जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे इधर आएगा कम होगी। काइनेटिक एनर्जी तो कम होगी बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब मैंने आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया था तो ये मैंने आपको बताया था। अब देखो बच्चे, मान लो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी लगा लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जितनी टोटल एनर्जी ए पे होगी उतनी बी पे होगी अगर एनर्जी लॉस नहीं है तो ए पे जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ मान लो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी है वी अल्फा, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा हाफ एम, एम क्या होगा, मास ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है तो उसका मास लेंगे एम अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो बच्चे दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये और ये है ना, तो दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 बाय आर। अगर उनका सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो, काफ़ी ज़्यादा में लार्ज हो, ये इन्फाइनाइट ही मान लो, लार्ज काफ़ी लार्ज मतलब इन्फाइनाइट मान लेते हैं, काफ़ी दूर है। देखो बच्चे, काफ़ी बड़ी डिस्टेंस को भी हम इन्फाइनाइट मान लेते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर इन्फाइनाइट मतलब इन्फाइनाइट होगा, ऐसा नहीं है। इन्फाइनाइट का मतलब कि काफ़ी बड़ी वैल्यूज को भी हम क्या कह लेते हैं, इन्फाइनाइट है। जैसे मैं कहूँ कि ऋषि के सर पे कितने बाल हैं तो ये कहेगा सर मैंने काउंट तो नहीं किया, तो मैं उसको कह दूंगा इनफाइनाइट, क्योंकि अब एक्चुअली क्या है, काउंटेबल में क्या काउंट करोगे आप, तो ऐसा नहीं है। काउंटेबल इनफाइनाइट का मतलब भी ऐसा नहीं इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट भी एक्चुअली काउंटेबल ही होता है, बट एक्चुअली उसको बहुत ज़्यादा होने से हम कई बार इनफाइनाइट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनफाइनाइट, किसी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब यहाँ जैसे से ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ तो ये रेस्ट पे आगे रुक गया। देखो अच्छा, यहाँ जैसे से आएगा स्पीड घटेगी, रुक जाएगा, फिर ये क्या करेगा, वापस भी जाएगा। बट अभी हम वापस जाने के बारे में नहीं कह रहे, अभी हम यहाँ से यहाँ के बारे में कह रहे हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के, पहला चार्ज, इसका चार्ज कितना है बोलो, प्लस 2e, 2e के Q1 Q2 बाय आर होता है ना, इसका चार्ज कितना है, ZE के Q1 Q2, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज बाय आर नॉट। ये आर नॉट क्या है, हमने ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को आर नॉट बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों, आर नॉट। आर नॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अभी ये यहाँ पर है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जीरो है, ये भी जीरो है। क्या करें बच्चे बताओ आगे, हाफ एम वी अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बोलो, 2k z ई स्क्वायर आर नॉट। अगर मान लो आर नॉट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k z ई स्क्वायर बाय हाफ एम वी अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू 4k z ई स्क्वायर एम एल वी अल्फा स्क्वायर। तो ये बच्चा आ जाता है, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे लिख लो बच्चे जल्दी से। यहाँ पर एक मिस रह गया, या एम अल्फा, इसको भी अल्फा लिख दो, अल्फा अल्फा एम अल्फा, मास ऑफ अल्फा वी। इससे क्या मैंने नीचे यहाँ पर सब्सक्रिप्ट इसलिए लिखा है ताकि ना थोड़ा नॉलेज रहती है। एम अल्फा मतलब मास ऑफ अल्फा, वी अल्फा मतलब वेलोसिटी ऑफ अल्फा। तो एक्चुअली क्या है, हमें ना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्चुअल में क्या है कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि अगर मान लो जो अल्फा पार्टिकल जिसको हम थ्रो करा रहे हैं, अगर उसकी वेलोसिटी को ट्वाइस कर दें तो क्या असर पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। तो चाहे तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो इक्वेशन बना लो दो, नहीं तो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट भी करना चाहता है ओरली, तो वो ये कहेगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के, ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वेलोसिटी को क्या कर दोगे, अगर वेलोसिटी को आप 2 टाइम्स कर दोगे तो स्क्वायर होने से इस पर कितना असर आएगा, 4 टाइम्स आएगा। तो 4 टाइम्स असर आएगा तो ऑब्वियसली बात है इन्वर्स है, तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/4 हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप चाहो तो दो इक्वेशन बनाओ। फर्स्ट केस में वेलोसिटी को v ले लो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को r नॉट ले लो। सेकंड केस में वेलोसिटी को 2v ले लो और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को r डैश ले लो। अब इनको कंपेयर कर लो, कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आएगी आप उससे निकाल सकते हो, दो इक्वेशन बना सकते हो। तो ये बच्चों आप पे डिपेंड करता है।